हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग दस में, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा। बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज हमारा एनाटॉमी यूनिट 1 पार्ट 10 है। देखो यार, इसके पहले वाले में हमने पार्ट 9 देखा था, हालांकि उसमें मैंने थंबनेल में पार्ट 9 नहीं लगा रखा है, लेकिन अंदर मैंने यहाँ पे पार्ट जो यहाँ पे पार्ट 10 इसकी जगह मैंने वहाँ पे पार्ट 8 लिख रखा था वो पार्ट 9, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था, सेल डिवीजन पार्ट 1 देख लिया था। आज पार्ट 2 है, तो उस चीज़ को आप सही कर लेना, ठीक है। तो हमारा पार्ट 9 हो चुका है। मैंने यहाँ पे पार्ट 9 की जगह पार्ट 8 लिख रखा था, थंबनेल में पार्ट 9 ही है, ओके। सेल डिवीजन का पार्ट 1 ही था और यह पार्ट 2 है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 10 में पार्ट 2 है। समझ में अगर पूरी चीज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब, आज हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस के बारे में देखा था। आज हमारा माइटोसिस टॉपिक है। मैं कुछ लिख के लाया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम अच्छे से अपने टॉपिक्स को समझ पाए, ठीक है। तो सही, सबसे पहला चीज़ जो सबसे पहली चीज़ मैंने लिखी है वो भाई साहब वाली चीज़ लिखी है। भाई साहब का मतलब आप लोग जानते हो कि PYQ है, ठीक है। तो PYQ ये है कि रिडक्शन डिवीजन किसे कहा गया है, रिडक्शन डिवीजन किसे कहा गया है। तो यार ना, माइटोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, मियोसिस को। तो यार मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास यानी 46, उतने ही 46 किसके पास होते हैं, डॉटर सेल के पास। लेकिन मियोसिस में 23 हो जाते हैं, है ना। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मियोसिस है इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस को नहीं बोलोगे आप, किसको बोलोगे, मियोसिस को, PYQ, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे आपके पास सेल साइकिल में दो दो आते हैं फेस, एक आता है इंटरफेस, ठीक है, और एक आता है आपका क्या, अनफेस। मैं आपको बताया था कि जो इंटरफेस होता है ना वो माइटोसिस और मियोसिस में सेम होता है। वो G1 G और G2 फेस, ये क्या होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में सेम होते हैं। तो वो जो माइटोसिस में पढ़ाया था वो का वो किस में होगा, मियोसिस में। उसमें कुछ बदलाव है नहीं, तो वापस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस में सेम। अब जो अगला फेस आता है वो आता है अम फेस। और भैया अम फेस आपको याद रखना है कि जो अम फेस है ना वो पता है किसमें इसमें अलग होता है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस में सेम नहीं होता। वहाँ पे हमने देखा था अम फेस में अलग चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे अलग चीज़ें होगी। तो यहाँ पे अम फेस में सबसे पहले अगर हम मियोसिस में देखें तो सबसे पहले आता है आपके पास क्या, मियोसिस 1। अम फेस में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, मियोसिस 1 आएगा, ठीक है। फिर इंटरकाइनेसिस आएगा, फिर आएगा मियोसिस 2। इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो मियोसिस 1 में सबसे पहले आएगा प्रोफेस 1, फिर मेटाफेस 1, ठीक है। फिर आएगा आपके पास क्या, एनाफेस 1, ठीक है, और फिर टेलोफेस 1, ठीक है। इसी तरीके से फिर मियोसिस 2 में आपके पास प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस और टेलोफेस 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी होती है। इसके बाद में अगर हम एक बात देखें कि भाई इंटरफेस में क्या होता है, तो इंटरफेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, तो ये लिख लो, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले तो इंटरफेस जो है ना, इसमें आपके पास RNA फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे कि सेंट्रियोल इसमें क्या करता है पता है, इसमें प्रोटीन भी बनते हैं ना, इसमें प्रोटीन भी लिख लो, ठीक है। इसके बाद में इसमें लिखो कि सेंट्रियोल किस में लिख रहे हैं हम, इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस में आपका क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है बच्चुआ, ठीक है बच्चुआ, समझ गए, हाँ भैया समझ गए। क्या कि भाई इंटरकाइनेसिस में जो आपका सेंट्रियोल है वो डेवलप मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। और DNA, मैं आपको अगर पूछूँ कि बताओ इसमें DNA कंटेंट डुप्लीकेट करता है क्या, तो यार ना, इंटरकाइनेसिस में DNA डुप्लीकेट नहीं करता। DNA कंटेंट डबल, यानी कि क्रोमेटिन जो है वो आपके डबल नहीं होते हैं, ये याद रख लेना, इसमें डबल नहीं होते हैं। तो कहाँ डबल होते हैं, एस फेस में डबल हो जाते हैं। जो आपका DNA कॉन्टेंट होता है ना वो एस फेस में डबल हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, मैं समझाता हूँ। ये पेरेंट सेल है, समझो, है ना। पेरेंट सेल क्या होती है पता है आपको, नहीं पता भैया, अरे यार देखो, ये होता है 2-1 2C, ठीक है। ये आपने माइटोसिस में भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे एस फेस में क्या होगा आपको पता होगा कि भाई 2-1 और 4C हो जाएगा। 2-1 4C क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिन थे, लेकिन यहाँ पे पता है डबल क्रोमेटिन वाले क्रोमोसोम को है। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, 46 ही है, यहाँ पे क्रोमोसोम 46 है, यहाँ पे 46 है। अंतर क्या है कि इस वाले सेल में जो क्रोमोसोम थे ना 46, वो सिंगल क्रोमेटेड वाले थे, यहाँ पे डबल क्रोमेटेड। ये मैंने आपको माइटोसिस में पढ़ाया था, ये की चीज़ यहाँ पर होगी। और एस्पेस में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इंटरफेस दोनों में सेम होता है, तो 2-1 4C वाली अभी आप कंडीशन पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे DNA कॉन्टेंट डबल नहीं होता, DNA कॉन्टेंट तो एस्पेस में डबल हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मियोसिस 1 में सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पास आता है वो आता है लेप्टोटीन, है ना। तो हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, उसमें आता है लेप्टोटीन। तो भाई साहब समझ लेना इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है पूछा जाता है, तो इसमें कंडेंसेशन होता है, किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ, इसको अच्छे से लिखते हैं, लेप्टोटीन में लिख लो। क्या भैया क्या लिखें, देखो
जिसको जल्दी पढ़ना है वो 2x की स्पीड पे कर सकता है, ठीक है। और जिसको अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो वो स्पीड को कम कर लेना सेटिंग में जाके, ठीक है। मतलब क्रोम की सेटिंग, सॉरी क्रोम क्या, सॉरी यार, यूट्यूब की सेटिंग में जाके, है ना। भैया क्रोम कैसे निकल गया आपके मुंह से, है? कोई गलत नहीं सोचेगा। डार्क मीनिंग, गलत मीनिंग समझते हो तुम लोग सालों। भाई साहब मजाक में लेना है ना इसको, या कोई सीरियस नहीं लेना है ना। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आपको समझना होता है कि भाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ भैया समझ में आ गया। भाई यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होते हैं, ये की चीज़ हमने माइटोसिस में भी पढ़ी थी, है ना। तो वहाँ पे हमने कहाँ पे पढ़ा था? प्रोफेज में पढ़ा था। यहाँ पे हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? लेप्टोप्टोन में पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। हाँ देखो यार, हालांकि लेप्टोटीन जो आपका प्रोफेस का पार्ट है, प्रोफेस का पार्ट होता है। तो ये आपके क्रोमोसोम है। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1 4 C होगा, ठीक है। ये एस फेस के बाद में ये चलेगा 2 1 4 C, ओके। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ। आगे आता है हमारे पास जाइगोटीन। लेप्टोटीन इतना सा क्या? हाँ इतना सा था बस। तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और ये कंडेंसेशन होता है वो याद रखना। जाइगोटीन, भाई साहब जाइगोटीन में हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, देखिए क्रोमोसोम में वैसे सबको पता होगा, यहाँ पे साइनोप्टेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि साइनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? इस तरीके का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है बीच में, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है? इस तरीके से दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? लिख लो यहाँ पे, वैसे सबको पता ही है, फिर भी अगर हम चाहें तो आपको दिखा देते हैं। देखो यार भाई साहब, इसको बोलते हैं, ये पेंसिल कहाँ से आ गई? पेंसिल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार ये तो बहुत ख़राब पेंसिल है। साइनोप्टमल कॉम्प्लेक्स, ये तो सबको पता ही है भैया। आगे बढ़ जाओ यार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मैं इसका कॉम्प्लिकेशन अगर तुम्हें पूछूँ ना तो वही था, इसका जाइगोटीन में भी आपके पास जो होगा 2 1 4 C रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जो सेल होगी वो 2 1 4 C में रहेगी। इसके अलावा आगे बात करें तो इसमें बाइवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ, ये याद रखना ना, यहाँ पे टेट्राड बनता है। पूछा जाता है टेट्राड फॉर्मेशन कब होता है? टेट्राड फॉर्मेशन कौन से फेज में होता है? तो याद रखना, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में आपका टेट्राड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि भाई ये अपीयर कब होता है, तो पेकाइटिन में होता है। तो ये भी याद रख लो भैया। अगला जो आपका फेस आता है वो है, तो अगला जो आपका फेस आता है वो आता है पेकाइटिन, ठीक है। और भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे PY को लिखा देता हूँ कि यहाँ पर पता है साइनेप्सिस सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम 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 साइनेप्सिस, ठीक है। ओके, मैंने तुम्हें बताया था कि टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ होता है, बता दिया था ना। अब टेट्राड अपीयर देख लो, टेट्राड अपीयर्स, मतलब टेट्राड अपीयर कहाँ, कौन से फेज में होगा? तो ये पेकाइटिन में होगा। वैसे मैं पेकाइटिन में लिखा रहा हूँ तो वैसे पता चल गया होगा तुम लोगों को। आगे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक तो साइनेप्सिस मैक्सिमम में होगा, टेट्राड फॉर्मेशन नहीं, अपीयर यहाँ पर होगा टेट्राड। और एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी टेक प्लेस करता है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं क्या कि रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर को आप लोग बोल सकते हो रिकॉम्बिनेशन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है, बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है ना, इनके बीच में है ना। ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब तो तुम लोग जानते होंगे, नहीं जानते भैया तो अभी समझा देंगे तुम्हें, रुक जाओ। इतनी छोटी सी चीज़ नहीं जानते? किसके बीच में? होमोलोगस के बीच में, है ना। होमोलोगस, ये बेसिक चीज़ें हैं। बस तुम्हें ये पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, तो बस याद रखना पेकाइटिन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, जैसे 2 क्रोमोसोम है ना, तो इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में पता क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। कैसे होगा? मतलब इसका थोड़ा जो DNA कंटेंट है उसके पास चला जाएगा और इसका जो DNA कंटेंट है उसके पास आ जाएगा। इसको अपन क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और क्या है, बस इतनी सी चीज़ है। क्या भैया, इतनी सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास कौन सा आता है? तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब मैं तुम्हें इस तरीके से बना के बता देता हूँ, है ना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब मैं तुम्हें बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार इस तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपको दिख रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया? डायग्राम को बना लेना क्रॉसिंग ओवर में।
ठीक है। तो ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। और भाई साहब ये PYQ है कि क्रॉसिंग ओवर जो है आपका कौन से में होता है, RRB में और BSF जो स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर लगता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई मुझे बताओ कि मैक्सिमम साइनेप्सिस कहाँ होता है। तो मैक्सिमम साइनेप्सिस भी पूछा गया है, RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना किसमें, पैकाइटिन में। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है, तो याद मेयोसिस की कौन से फेज में होता है, पैकाइटिन में होता है। ठीक है। और ये किसका, RRB और BSF स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास डिप्लोटिन। ठीक है, जो कि हमारे सेकंड लास्ट है इसमें, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो आपने साइनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब वो डिसोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इसमें लिखना क्या क्या लिखोगे भैया, बता रहे हैं ना, रुक तो जाओ। किसी को स्लो रख ले तो 2x की लगा, उसमें लगा लेना। मुझे पता है आजकल के बच्चे वैसे भी 2x में देखते हैं ना, नींद आती है उनको क्लासों में, मुझे पता है। आपको एक बात बताओ ना, ये जितने भी बच्चे जो होते हैं ना, उनको ऑफलाइन समझ में क्यों नहीं आने लगा, क्योंकि ऑफलाइन में तुम लोग क्या करते हो, अब तुम्हें क्या है 2x पे देखने की आदत हो गई है। अब ऑफलाइन में जो प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाएंगे कॉलेज में, वो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। वो 2x पे कैसे पढ़ा सकते हैं, तो तुम्हें नींद आती है यार ये क्या पढ़ा रहा है ना, है ना। मुझे पता है ये सब होता है, इसलिए तुम लोग फिर ना ऑनलाइन पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें अब वही बात है 2x पे देखने की आदत हो गई है ना। ये हाँ, हम तो फिल्म भी 2x पे देखते हैं। कौन कौन 2x पे फिल्म देखता है, कमेंट करके बताना। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म, तो यहाँ पे ना क्या हो गया पता है, साइनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स जो था ना वो डिजेनरेट हो गया, और यहाँ पे एक एस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस स्ट्रक्चर को अगर कोई बता रहा है ना, तो यार बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, जो भी बताएगा इस चीज़ को बता दो यार, कमेंट करके बता दो कि उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं। प्लीज़ यार, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुमने बता दिया, तो कमेंट में लिख देना प्लीज़, मेरे लिए लिख देना। किसी ने बता दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं बता दिया तो मैं बता देता हूँ, चार्जमेटा। हमने बता दिया था सर, गूगल करके, है ना। नहीं है, जिसने ईमानदारी से बताया है उसके लिए क्लैपिंग है, और जो नहीं बता पाया मैं चाहूँगा कि उस चीज़ को याद रखें ताकि आगे से फिर वो बता पाए। तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, चार्जमेटा बन रहा है। चार्जमेटा कैसा दिखता है अभी हम बता देते हैं आपको। देखो वैसे तो दिख ही रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं ताकि और अच्छे से पता चल जाए ना। ओके, देखो डायग्राम को समझना, ये सब मैंने क्रोमोसोम बनाया। तो यहाँ पे एक आपको एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये दो क्रोमोसोम के बीच में, है ना। तो ये जो एक्स शेप का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जमेटा बोलते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे बन जाती है। तो पूछा जाएगा तो चार्जमेटा कौन से फेज में बनता है, यानी डिप्लोटिन में बनता है। बात कर लें आगे। हाँ भैया, आगे ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको चार्जमेटा बोलते हैं। ठीक है। फिर अब एक नोट पॉइंट लिखोगे, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, किसी को पता हो तो अच्छी बात है। देखो लिखो यहाँ पर, तो भाई साहब तुम लोग क्या लिखोगे पता है, तुम्हें लिखना है कि सेल डिवीज़न। लिखो, सेल डिवीज़न जो होता है ना, वो अरेस्ट हो जाता है ना, इज अरेस्टेड एट डिप्लोटिन। अगर आपका सेल डिवीज़न जो है वो डिप्लोटिन के दौरान क्या हो गया, आपका अरेस्ट हो गया, ठीक है, तो उस दौरान आपका प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन हो जाता है। मतलब समझ लो आपकी जो सेल डिवीजन है वो डिप्लोटिन में जाके रुक गई, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन हो जाएगा। ठीक है। और इस चीज़ को अपन कौन सा फेस बोलते हैं पता है, इसको अपन बोलते हैं कॉल्ड, है ना, ये जो फेस होता है इसको अपन बोलते हैं, बताओ किसी को पता हो तो, डिक्टोटिन। ठीक है। कोई एग्जाम्पल बता सकता है डिक्टोटिन का ह्यूमन के अंदर। देखो आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ह्यूमन ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस का मतलब जानते हो ना, अंडा, अंडा जनन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अंडा जनन, अंड जनन, है ना, अंडा बनता है। तो ह्यूमन ऊजेनेसिस में आप क्या देखोगे कि आगे पास क्या होता है, यहाँ पर डिक्टोटिन जो है वो फेज आ जाती है। कब आती है, तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, ऊगोनिया सेल है, ऊगोनिया सेल होती है आपके पास। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि डिफ्रेंशिएट करती है, तो इसमें क्या होता है आपके पास प्राइमरी ऊसाइड बनता है। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, फिर आपको पता होगा ये मियोसिस 2 करेगा, सॉरी मियोसिस 1 करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी ऊसाइड बन, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइड बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फिर सेकेंडरी ऊसाइड सेकंड मियोसिस 2 करता है, फिर से ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ये सबको पता है ना। तो यहाँ पे पता है क्या होगा कि प्राइमरी ऊसाइड जो होता है ना,
ये चला जाता है किसमें, डिक्टोटिन फेज में, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी ऊसर जो है ना वो तुरंत म्यूसिस नहीं करेगा। ये म्यूसिस 1 कब होगी पता है आप लोगों को, कब होगी भैया, जब मैच्योरिटी मतलब वो आएगी क्या, प्यूबर्टी। तो जब फीमेल जब पैदा होती है ना, पैदा होने से पहले उसके अंदर ओवेरीज में उस प्राइमरी ऊसाइड बनके तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड में नहीं बदलते हैं। यहाँ पे जो वो सेल है प्राइमरी ऊसाइड वो डिक्टोटिन फेज में चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे मतलब सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है पता है, फिर जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी आएगी, क्या आएगी, प्यूबर्टी, क्या आएगी भैया यहाँ पे, प्यूबर्टी, जो कि लगभग फीमेल में 13 साल की उम्र से आ जाती है, 14-13 साल की उम्र में आ जाती है, ठीक है। तो जैसे प्यूबर्टी आएगी उसके बाद में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में भी एग नहीं बनेगा। एग कब बनता है, जब स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte से क्या करता है, वो करता है, फ्यूज़ होता है, जो कि कहाँ पर होता है, मतलब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, आपके एम्प्यूला में। तो जब सेकेंडरी oocyte जो है ना उसको छोड़ दिया जाता है ओवेरी के द्वारा एम्प्यूला में, है ना। एम्प्यूला में स्पर्म जैसे आगे सेकेंडरी oocyte से कोलेबरेट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, मतलब वही फर्टिलाइजेशन जिसको आप बोलते हो। तो उसके बाद में एग बनता है, ठीक है। तुरंत एग भी नहीं बनता। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। विजयंस कौन कौन है यहाँ पे विजय एजुकेशन से, बहुत फेमस है वैसे विजय एजुकेशन। तो अगर तुमने विजय एजुकेशन में पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, विजय सर पढ़ाते हैं वैसे ये चीज़ें ना। भैया आपने विजय एजुकेशन से तैयारी की थी क्या, हाँ मैंने भी विजय एजुकेशन से तैयारी की थी एक समय पे, बढ़िया पढ़ाते हैं वैसे वो। डायकाइनेसिस, टर्मिनेशन ऑफ चार्जमेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ER। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में आपके पास अगला क्या आता है पता है, आपके पास अगला आता है डायकाइनेसिस, ठीक है, जो कि आपका लास्ट है। वाह वाह मज़े आ गए भैया, अरे ऐसे कैसे मज़े आ गए भैया, रुको तुम लोग, इतनी जल्दी कैसे छोड़ेंगे हम तुम्हें, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमें मेटाफेज 1 भी करना है, अभी टीलोफेज ये सारी फेज कौन करेगा, वो भी तो करना है ना हमें। तो यार इसके बारे में लिख लो यार कुछ चीज़ें, क्या क्या पहली बात तो टर्मिलाइजेशन, किसका टर्मिलाइजेशन होगा, ऑफ चार्जमेटा। जो चार्जमेटा है ना उसका टर्मिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। ओके, इसके अलावा इसके अलावा फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अन बी लिख देता हूँ मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, नर्सिंग बदस नहीं, अन बी का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके। और NuClOUS न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है। आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका गोल्गी हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर। ये कहीं सुना सुना लग रहा है सर, हाँ तुमने जब मेटाफेज पढ़ी थी ना तो वहाँ पे लेट प्रोफेज में भी हमने ये चीज़ देखी थी, लेट प्रोफेज में भी सही चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो लेट प्रोफेज ही चल रहा है, डायकाइनेसिस लेट प्रोफेज के बराबर ही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। वहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर भी बन रहे थे, यहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर भी बनेंगे ना, वहाँ पे भी तो बन रहे थे, यहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर हमें बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे बना लेना, क्योंकि आगे स्प्लेंडर फाइबर काम आएंगे ना भैया, स्प्लेंडर फाइबर फॉर्म, ओके। अब आपके पास अगला जो फेस आता है वो आता है, ये प्रोफेज 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रोफेज 1 में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने लेप्टोटीन देखा, फिर जाइगोटीन देखा, जाइगोटीन के बाद में हमने देखा पेकाइटिन, फिर डिप्रोटीन, और लास्ट में आ गया आपके पास डायकाइनेसिस, ठीक है। अब आपके पास आएगा मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज 1 बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप डायग्राम से सही चीज़ समझ जाओगे वैसे तो। देखो कंपेयर करते हुए करना, मैं तो ये बोलता हूँ कि वो जो आपकी कॉपी थी ना, कॉपी कौन सी माइटोसिस वाली, उसको भी खोल लेना तुम लोग, है ना। कंपेयर करते हुए चलोगे तो बढ़िया। तो वहाँ पे मैं तुमने क्या देखा था, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये सेल है, वहाँ पे तुमने क्या देखा था कि जो जितने भी आपके क्रोमोजोम थे ना 46 क्रोमोजोम, वो बीच में अरेंज हो गए। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको अलाइन ऐसे अरेंज करना है। बट यहाँ पे अंतर पता है क्या है, क्या भैया, यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पर आपको 2 लाइनों में अलाइन करना है, वहाँ पे सिंगल लाइन में अलाइन हुए थे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लो, अब तक जो भी चल रहा है 2 1 4 ही चल रहा है, ठीक है। एस फेस के बाद में ये चल रहा है अभी तक। तो देखो यहाँ पे स्प्लिंटर फाइबर इस तरीके से जोड़ दो, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिंगल, मतलब मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये तो मियोसिस में हो रहा है ना, मेटाफेज 1 में। जब हमने माइटोसिस पढ़ा था तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा कि भाई इस तरीके से क्रोमोजोम थे सिंगल लाइन में, और इधर से भी स्प्लिंटर फाइबर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, ये चीज़ वहाँ पे थी। लेकिन यहाँ पे अंतर है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रोमोजोम है 46 ही, ठीक है, लेकिन दो लाइनों में, इधर भी 23 क्रोमोजोम, इधर भी 23 क्रोमोजोम, ठीक है, समझ में आ गया। और इस पर एक क्रोमोजोम से एक ही स्प्लिंटर फाइबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो 1 क्रोमोजोम अटैच विथ 1 सिंगल फाइबर, ये भी तुम लिख लेना, ओके ओके। नंबर ऑफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्प्लिंटर फाइबर का नंबर कितना होगा, वहाँ पे 92 हो गए थे, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे आपके पास स्प्लिंटर फाइबर कितने होंगे बताओ। एसपी मतलब असफ मतलब याद है, स्प्लिंटर फाइबर कितने होंगे यहाँ पर 46 ही होंगे, जितने क्रोमोजोम है उतने ही स्प्लिंटर फाइबर है, क्योंकि एक ही क्रोमोजोम से एक ही स्प्लिंटर फाइबर जुड़ा हुआ है। अगला आता है आपके पास एनाफेज, बस ये याद रखना है कि इसमें, हाँ एनाफेज,
एनाफेज 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो यार तुम लोग क्या करना, इसमें कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा भाई। पहले तो अलाइन हो गए थे ना, इस बार ये दूर दूर चले जाएंगे। इनको आपको स्प्लिट मत कर देना भाई, बहुत सारे लोग स्प्लिट करने का सोचते हैं, नहीं भैया स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसे बना लो क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे ये सेंट्रियोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको कोई लिखने को बोले कि भाई क्या होता है इसमें, तो कुछ लिख देना यार। एनाफेज 1 में क्या होता है, सेपरेशन, बिछड़ जाते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस, क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ भैया। क्या होगा इसका कॉम्प्लिकेशन वही रहेगा, अभी तक कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। याद रख लेना कॉम्प्लिकेशन तो वही है, 214C है। हालांकि ये चीज़ मैं लास्ट में और लिखा दूंगा कुछ शॉर्ट में, है ना। अगला लास्ट जो आपका आता है इसमें टीलोफेज पे इंटरकाइनेसिस आपकी आ जाती है। तो देख लेते हैं हम हमारी टीलोफेज को क्या बोलती है। ये टीलोफेज 1 याद रख लेना, है ना। अब इसमें देखो आपके पास क्या है कि देखो इस तरीके से समझो, ये सेल है, इसमें आपके पास देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ऊपर भी, और यहाँ पे क्रोमोसोम है नीचे भी। ओके भैया, अब मैं तुम्हें बताऊं कि ऊपर कितने क्रोमोसोम, नीचे तो ऊपर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, नीचे भी 23 क्रोमोसोम होंगे। एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब साइटोकाइनेसिस कराएंगे, इसमें करेंगे बाद में, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं है, अभी टाइम लगेगा आराम से, ठीक है। तो मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए आपके पास, ठीक है ना, बोल सकते हो। और एक के पास 23 क्रोमोसोम है। तो अब मैं बोलूँगी मुझे बताओ कि ये क्या होगा, मतलब इसका कॉम्प्लिकेशन लिख के बताओ। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे ना क्रोमोसोम आधे हो गए, तो पहले कितने थे, 2 थे, तो अब रह जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी आधा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्रोमोसोम आधे आधे हो गए तो कंटेंट भी तो आधा आधा हो गया ना। तो पहले 4C था, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2C रह जाएगा, 4 का 2C, ठीक है। तो ये याद रखना। क्रोमोसोम डबल क्रोमेटेड वाले, सिंगल डबल क्रोमेटेड वाले, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया ना, 23 हो गए, और डीएनए कंटेंट भी आधा हो गया, तो 4C से 2C हो गया, ठीक है। समझ में? अब तक 2 and 4C चल रहा था, अब अन 2C हो गया टीलोफेज में, ओके। अगला आपके पास आता है इंटरकाइनेसिस, ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है एक तो, है ना। अब यहाँ पे आपके पास आता है इंटरकाइनेसिस, फिर हम देखेंगे क्या मियोसिस 2, ये मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हो चुका था। तो इंटरकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर क्या डीएनए डुप्लीकेट करता है क्या, भैया नहीं करता है। डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा बचुआ, ठीक है भैया, याद रख लेना। डीएनए डुप्लीकेट हमें तो याद ही है, तुम्हें याद रखना है भाई, मेरे को क्या याद करना है। डीएनए डुप्लीकेट नहीं करना। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है क्या, तो हाँ भैया सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डीएनए डुप्लीकेट करता है, याद रखना नहीं करता है। क्या सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, याद रखना करता है, ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। अगला टॉपिक देख लो, मियोसिस 2। तो भाई साहब देख लेते हैं मियोसिस 2। तो देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें मियोसिस 2 पहले से आती है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? भाई साहब सर हम कैसे मान लें, आपने तो पढ़ाया नहीं। अरे यार मैंने पढ़ा दिया है, कब पढ़ाया? माइटोसिस पढ़ी थी तुमने, हाँ माइटोसिस ही है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कोई अंतर नहीं है, जो तुमने माइटोसिस में पढ़ा ना वही चीज़ यहाँ पर है हाँ सच में, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं प्रो फेस, बस वो माइटोसिस ही चलेगा, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात मियोसिस 1 में थी, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले इसमें आपके पास क्या आ जाता है भैया, ठीक है। तो मियोसिस 2 की बात कर लेते हैं हम, है ना। सेम जैसे माइटोसिस होता है वैसे होता है, ठीक है। इसमें सॉरी मैं प्रोफेस 2 पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ अभी, है ना, गलती से लिखने में आ गया ये। तो भाई साहब समझ लो यहाँ पे टीलोफेज में क्या हो गया, टीलोफेज के आगे की चीज़ देखेंगे। टीलोफेज में हमने तुम्हें बता दिया था कि इस तरीके का कुछ हो गया था, ठीक है, हो गया था ना। हाँ यार ऐसा कुछ हो गया था, ऐसे क्रोमोसोम बना लेते हैं ना। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा इस तरीके से, है ना। 2 सेल आपको बन के मिल जाएगी, ठीक है। दोनों सेल में क्या है, जैसे मैं एक सेल ये बन गई, और एक और सेल बना लो ये, ठीक है, जिसमें डबल क्रोमेटेड वाले क्रोमोसोम है। अब इनमें मैं अगर तुम्हें पूछूँ तो क्या होगा, तो अन 2C होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, अन 2C है, ठीक है। टीलोफेज में ये हो गया था अन 2C, हाँ भैया। अब अपन एक काम कर लेते हैं, इनमें से एक सेल को उठा लेते हैं। उठा लिया एक सेल को, हाँ भैया उठा लिया। अब क्या करना है, अब देखो इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री थी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो आपको अब क्या होगी, डिसअपेयर हो जाएगी। तो ये जो आपने यहाँ पे, अब यहाँ से बताओ क्या क्या शुरू हो चुका है, यहाँ से आपका प्रोफेस 2 शुरू हो चुका है। प्रोफेस 2 में आप क्या लिखोगे, जो आपने मेटाफेस में प्रोफेस में लिखा था ना, क्या क्या लिखा था भाई, डीएनए क्रोमोसोम करने सुना शुरू हो गए, डीएनए मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया सब डिसअपेयर हो जाएंगे, डिसअपेयर होना हुआ स्प्लेंडर फाइबर बन जाएगा। वो चीज़ आप आपको लिखनी है, डायग्राम से मैंने समझा दिया, ठीक है। अगला आता है आपके पास क्या, बताओ क्या होगा, 2 and
N2C हो जाएगा, ठीक है, N2C रहेगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे आता है आपके पास क्या, मेटाफेस। मेटाफेस 2 में जो वहाँ पे था वो का वो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉपी खोल लो वाली तुम लोग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के पास स्पिंडल फाइबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्रोमोसोम बता देता हूँ, ये क्रोमोसोम ऐसे, ठीक है, इधर भी एक स्पिंडल फाइबर से टूट गया। बस यहाँ पर एक अंतर है, पता है क्या अंतर है भैया, वहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, बस ये अंतर है, ये याद रखना। मेटाफेज में जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, वहाँ पे जब हमने मेटाफेज पढ़ा था ना, वहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, और कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे अगर तुम्हें पूछे कि एक्सप्लेन द मेटाफेज 2, ठीक है, तो कुछ नहीं लिखना, जो तुमने माइटोसिस में मेटाफेज लिख दिया ना, वो का वही लिख देना, लेकिन बस 23 का याद रखना। यहाँ पे 23 में, वहाँ पे कितने थे, वहाँ पे 46 थे, बस इसी का याद रखना। और बाकी इसका कॉम्प्लिकेशन N2C रहेगा, वो तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, अभी तक वही है, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। तो N2C टेलोफेज के बाद में ये चल रहा है, ठीक है, N2C भाई यार, ठीक है, आगे बढ़ो। अब आपके पास क्या आएगा, एना आ जाएगा, एनाफेज 2, एनाबेला है, एनाफेज 2। देखो भैया ऐसा कुछ है ना, अब क्या होगा सबको पता है, इस तरीके से हो जाएगा। बताओ, अगर आपको क्रोमोसोम का शेप देखना है तो कौन सा फेस चाहिए, एनाफेज। मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखनी है तो कौन सा चाहिए, मेटाफेज, ठीक है। तो वही की वो चीज़ है जो आपको पूछी जाती है, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दो। क्रोमोसोम कितने हैं बता दो तुम, तो 23 ऊपर 23 नीचे। अच्छा भैया, मतलब पहले 23 क्रोमोसोम थे, ऊपर भी 23 हो गए, नीचे भी 23 हो गए, लेकिन ये सिंगल क्रोमेटेड वाले हैं, ठीक है। पहले डबल क्रोमेटेड वाले 23 थे, अब सिंगल क्रोमेटेड वाले क्या हो गए, 23 हो गए। ऊपर 23 नीचे 23, लेकिन सिंगल है भैया, है ना, तुम्हारी तरह। भैया हम तो नहीं है सिंगल, आपको कह सकता हम सिंगल है भैया, सिंगल रहो तभी जाके सक्सेस हो गए, विंगल हो गए ना, विंगल तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है भैया। हाँ भैया, तो ये है तुम्हारा, है ना, मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये ना, ये सिंगल क्रोमेटेड वाले आपकी क्रोमोसोम है। अब देखो यहाँ पर ऊपर भी 23 हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन चुकी है, सब कुछ वापस हो चुका है। टेलोफेज में लिख देना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो जितने भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं वापस बन गए, क्योंकि वहाँ पे पहले हमने खत्म कर दिए थे ना, वो किस में, प्रोफेज में, वापस बनाना भी तो है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वापस बन गई, ठीक है। ओके भैया, अब क्या बताओगे आप, तो देखो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ऊपर है, 23 क्रोमोसोम नीचे है, ठीक है। डीएनए कंटेंट बताओ यहाँ पर आधा हुआ नहीं हुआ, भैया हो गया। तो पहले डबल क्रोमेटेड वाले, तब सिंगल क्रोमेटेड वाले, तो इसका मैं अगर तुम्हें कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो तुम क्या लिखोगे पता है, अन तो पहले था, वही था 23 क्रोमोसोम है ना, लेकिन पहले मैं क्या लिख रहा था, 2C लिख रहा था, क्यों, क्योंकि डबल क्रोमेटेड वाले क्रोमोसोम थे, हमें सिंगल क्रोमेटेड है तो NC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोल दी, क्या कि जो डीएनए कंटेंट है ना वो भी आ चुका है, इसका भी आप वो लिखोगे NC, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें ओवरऑल रिजल्ट बताऊँ, यहाँ पे लिख दो रिजल्ट, भैया क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट लिखेंगे, है ना। तो रिजल्ट ये है कि जैसे आपके पास क्या था, एक पेरेंट सेल था, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, और समझ लो उसका डीएनए कंटेंट कितना था, 20 पिकोग्राम था, है ना, 20 पिकोग्राम था इसका डीएनए कंटेंट। और इसका पर कॉन्फिगरेशन में आपको बताया था 212C था, और तो 214C बोले थे, अरे अब 214C तो कब होगा, जब सिंथेटिक फेस होगा, एस फेस में होता है 4C, तो पहले 212C तो था वो, ठीक है, तो 212C था। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आप समझना, इससे 4 आपके पास डॉटर सेल बन गई, पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन गई, है ना, 1 2 3 4 सिंगल क्रोमोसोम वाली, है ना। सबके पास क्या है, NC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम है। तो देखो क्रोमोसोम आधे हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। पहले 2N था तो आधा हो गया N, ठीक है, और 2C था तो C रह गया, मतलब आधे हो गए ना। हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ कि मियोसिस में डॉटर सेल में जो भी होता है क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या आता है आपके पास, भैया बता दो आगे क्या आता है। तो यार यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा जो है तुम्हारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें जाने से पहले एक काम कर दिया जाए तुम्हारे लिए, शॉर्ट में वापस सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो ताकि तुम्हें कॉम्प्लिकेशन में कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं सब कुछ इजी वे में समझा दिया है, लेकिन लास्ट में एक चीज़ समझते वापस चले जाओ, ठीक है। देखो मैं माइटोसिस को मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे पास एक ये सेल है, पेरेंट सेल है, ये है ना, पेरेंट सेल है। इसमें आपके पास क्या है, क्रोमोसोम, मतलब ये है आपके पास क्या, आपके ये है क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन सिंगल क्रोमेटेड वाले हैं, याद रखना सिंगल क्रोमेटेड वाले हैं। इसका अगर कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 212C हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 212C, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है, ओके। अब मैंने क्या किया, जैसे आपने एस फेस में पहुंचे, मैं आपको माइटोसिस बता रहा हूँ, है ना, माइटोसिस बता रहा हूँ, अभी तक मियोसिस नहीं बता रहा मैं। इंटरफेस चला, एस फेस में पहुंचा, एस फेस में पहुंचने के बाद में क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, 2N ही है क्रोमोसोम तो, लेकिन 4C डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी तक भी क्रोमोसोम 46 ही है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। हाँ, इसके बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई अब देखो यहाँ पर प्रोफेज से लेकर एनाफेज तक, है ना, सॉरी एस फेज से लेकर एनाफेज तक, एनाफेज तक आपके पास कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब क्या रहेगा आपके पास, एनाफेज तक आपके पास वही रहेगा जो पहले था, 214C, ठीक है भैया। हाँ भैया, क्या होगा, 214C रहेगा।
लेकिन जैसे ही एनाफेज आएगा ना, मतलब एनाफेज से पहले तक तो ये रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके पास एनाफेज आएगा, एनाफेज आते आपके पास कुछ इस तरीके का हो जाता है। एनाफेज में आपके पास स्प्लिटिंग हो जाती है ना क्रोमोसोम की, इस तरीके ऊपर भी सेंट्रोल नीचे माइटोसिस में। तो अभी आप देखोगे ऊपर ऊपर कितने क्रोमोसोम हो गए भैया, ऊपर कितने क्रोमोसोम हो गए 46, नीचे भी कितने क्रोमोसोम हो गए 46, ठीक है। ये माइटोसिस में चल रहा है ना। तो हमारे पास अब क्रोमोसोम कितने हो गए, डबल हो गए। तो पहले 2n 4c था, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे 4n, और क्रोमोसोम वही क्रोमेटिड भी तो वही है 4c, तो 4n 4c क्रोमोसोम डबल हो गए, ठीक है। 4n 4c, ठीक है। इसके बाद में आपके पास क्या आया था, टीलोफेज। एनाफेज में 4n 4c हो गया। अब देखो टीलोफेज में देख लेना, टीलोफेज में आपके पास देख लोगे आप, देखो इधर ये सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं, ये क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इस सेल को उठाओ, यहाँ पे क्रोमोसोम कितने रह गए, मतलब 46 थे ना ऊपर, है ना। तो 4n 4c में बोला था, यहाँ पे 2n 2c रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आधा आधा हो चुका है। क्या हो चुका है भैया, आधा आधा हो चुका है ना। तो 2n 2c 2n 2c हो गया, ठीक है। लास्ट में साइटोकाइनेसिस हो ही जाएगा, और जब साइटोकाइनेसिस आप करोगे तो एक सेल ऐसी हो जाएगी और एक सेल ऐसी हो जाएगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास सेल जो है वो क्या हुई, 2n 2c हुई, और पेरेंट सेल भी तो यही थी। तो यहाँ पे बताओ क्रोमोसोम में क्या क्या तुम्हारे क्रोमोसोम में क्या क्या तुम्हारे सेल में क्रोमोसोम का नंबर कम हुआ, नहीं हुआ। जो पेरेंट सेल का था वही था। क्या डीएनए कंटेंट कम हुआ, नहीं था, नहीं हुआ, जो था वही था। तुम पेरेंट आइडेंटिटी का सेल बनिए, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें माइटोसिस में बता दिया, और मियोसिस में बता चुका हूँ शॉर्ट में, फिर भी मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ कि मियोसिस में क्या क्या सारी चीज़ें हुई है। तो मियोसिस में हुआ कुछ नहीं है भाई, पेरेंट सेल थी, ठीक है, 2n 2c वाली, ठीक है। अस फेस में गई, ठीक है। अस फेस में कुछ नहीं होगा, ये जो है ये डबल क्रोमेटेड हो जाएगा। पहले सिंगल क्रोमेटेड वाले क्रोमोसोम थे 46 थे, अभी भी क्रोमोसोम तो 46 ही है, ठीक है। क्रोमोसोम तो 46 ही है, यानी कि 2n है, लेकिन जो डीएनए कंटेंट हो गया वो 4c हो गया, मतलब डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या देखोगे आगे, अब आप जैसे आप माइटोसिस 1 पढ़ते हो उसमें ना, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मियोसिस 1, माइटोसिस 1 नहीं, मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1, जैसे आप मियोसिस 1 पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखते हो कि मियोसिस 1 में जैसे आपके पास लेप्टोटीन आता है, लेप्टोटीन में भी वही रहेगा, क्या रहेगा 2n 4c, ठीक है। एस फेस के बाद में ये चल रहा है, फिर एनाफेस आ जाएगा। एनाफेस में थोड़ा लपड़े होते हैं ना भैया, हाँ फेस एनाफेस ANA, मैं NA लिखता हूँ ना, पूरा नहीं लिखता हूँ, ANA से समझ जाना तुम, है ना। एनाफेस 1, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम ऊपर भी ऐसे हैं, ठीक है, नीचे भी हैं, ठीक है। सिर्फ दो फॉर्म में अरेंजमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। या क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n 4c रहेगा, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन की बात लेनी ही नहीं है ना, 2n 4c रहेगा, ठीक है, बढ़िया चलने दो यहाँ पे एनाफेज में भी। फिर जैसे आप टीलोफेज में पहुँचते हो, टीलोफेज में पहुंचने के बाद में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। क्यों आ जाती है भैया, क्योंकि देखो ऊपर आपके पास ऐसे सेल बन जाता है, नीचे से सेल बन जाता है। अब इसको हम कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पे 23 रह चुके हैं, और यहाँ पे भी 23 रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे 23 रह चुके हैं। कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, समझो। यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, 46 क्रोमोसोम में ये 23 का इधर लाइन बनती है, उधर 23 की लाइन बनती है, ठीक है। तो अभी तक तो पूरा सेल भरा साथ साथ ही था, लेकिन अलग अलग जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए इसकी चारों तरफ, तो इधर 23 क्रोमोसोम की अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर 23 क्रोमोसोम की अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, अन 2c हो जाएगा, ठीक है भैया। पहले क्या था 2n 4c था, अब क्रोमोसोम आधे हो गए ना, तो अन और डीएनए कंटेंट भी आ गया, आधा हो गया, तो 2c अन 2c में पहुंच गया है ना, टेलोफेज में। फिर आप देखोगे क्या मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 में आपने जैसे इसमें क्या कराओगे, आप सेल डिवीज़न कराओगे, ये है साइटोकाइनेसिस में कराओगे, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होगा। तो भाई साहब इस तरीके का साइटोप्लाज्म में जैसे डिवीज़न होगा, तो अन 2c हो जाएगा। एक सेल को हमने उठा लिया इसमें से, जैसे इसको उठा लिया अन 2c है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एनाफेज 2 कर लेंगे। एनाफेज 2 जैसे हम करेंगे तो आपको पता ही है कि भाई साहब क्या होगा, जैसे ये है मेरा वाला डांस, तो नचो, देखो ऊपर नीचे सेंट्रल से स्पेंड फाइबर जुड़े हुए रहेगा। तो ये भी अन 2c, अभी तो कोई चेंजेस की बात है ही नहीं, ठीक है। एनाफेज हो गया ये। फिर आगे आपके पास लास्ट मियोसिस में जो लास्ट फेज आता है मियोसिस 2 में, टीलोफेज 2। तो आप इसमें क्या देखोगे कि भाई साहब ये सिंगल क्रोमेटेड वाले क्रोमोसोम इस तरीके से जुड़े हुए हैं ना। अब इसको मैं उठाऊँ तो मुझे बताओ ये क्या है, इसमें कितने क्रोमोसोम है पता है आपको। हाँ भैया क्रोमोसोम तो उतने ही है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो चुका है, ऑब्वियसली बात है डीएनए कंटेंट आपका आधा हो चुका है, ठीक है। सिंगल क्रोमेटेड वाले हो गए, पहले डबल क्रोमेटेड थे, अब सिंगल क्रोमेटेड हो गए। तो अन क्या हो जाएगा, अन 2c नहीं रहेगा, अन c रहेगा। इसको उठाओगे तो क्या बोलोगे इसको भी, ये भी अन c हो गया। तो भाई साहब ओवरऑल चीज़ आपने क्या देखी, ओवरऑल चीज़ आपने देखी कि मियोसिस में पेरेंट सेल के जो पेरेंट सेल था ना, पेरेंट सेल, ठीक है, वो क्या था 2n 2c था। इससे जो नया सेल बना ना आपके पास, ठीक है, नया सेल
वो अनसी रह गया। ये हो गया आपके मेन फेस, मतलब DNA भी आता, कंटेंट भी आता। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेल डिवीजन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रुको जाओ मत, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बतानी बाकी रह गई है, और वो है आपका माइटोटिक पॉइजन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट है। माइटोटिक पॉइजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है, केमिकल्स विच इनहिबिट सेल, ऐसे केमिकल्स होते हैं। ये माइटोटिक पॉइजन क्या होते हैं, केमिकल्स विच, ऐसे केमिकल जो कि क्या करेंगे, विच इनहिबिट करेंगे किसको, सेल डिवीजन को। मतलब ऐसे केमिकल जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं कि माइटोटिक पॉइजन, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता, साइनाइड, एजाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद लिख लो यार, इस बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं एजाइड लिख लो, ठीक है। तुम्हारे पास साइनाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस आती है, मस्टर्ड गैस भी इसका एग्जाम्पल है। ओके भैया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें समझानी थी, है ना भैया। कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, तो ऐसा देखा जाए तो कंप्लीट हो गया। देखो ये ऐसा मैं डायग्राम ने बना रखा है, इनको समझ लेना, ये सारे डायग्राम देख लेना, है ना। और जो मैंने पढ़ा रखा है वही डायग्राम यहाँ पे मैंने समझा रखे हैं, इन एक्टिविटीज़ को देख लेना। अब देखो जाने से पहले एक ये चीज़ देख पढ़ के जाओ। देखो, वन ऑफ द डिस्कस फीचर ऑफ कैंसर सेल इज अनकंट्रोल डिवीजन। आपको पता है कैंसर सेल में क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन होता है। मतलब जो डिवीजन होता है ना वो कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड करती है अनकंट्रोल, ठीक है भैया। ये तो हमें पता है। तो आप क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको ये समझाना चाहता है कि जिससे क्या होता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल, जिससे पता क्या होता है, बहुत सारे सेल बन जाते हैं, मास ऑफ सेल मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है। मास ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है। कॉल्ड नियोप्लाज्म, जिसको नियोप्लाज्म और ट्यूमर बोलते हैं। वन ऑफ द वॉल वे टू ट्रीट कैंसर इज बाय केमियोथेरेपी। एक केमियोथेरेपी मतलब केमिकल से हम क्या करते हैं, ड्रग्स देके उनको कैंसर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मतलब दवाइयाँ देके, ठीक है, केमियोथेरेपी करके। द यूज ऑफ एंटी, इसमें अपन एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस ड्रग्स, इनमें से बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं ना वो स्टॉप करते हैं सेल डिवीजन को बाय इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्प्लिंटर। तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को रोकेगा, क्योंकि मेन चीज जो कैंसर हो रहा है वो सेल डिवीजन के कारण ही हो रहा है। तो ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स है ना वो सेल डिवीजन को रोकता है। कैसे रोकता है, माइटोटिक स्प्लिंटर को बनने से रोकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब माइटोटिक स्प्लिंटर नहीं बनेगा तो आपके पास क्या नहीं होगा, एनाफेज में स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। और जब स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो नया सेल ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे माइटोटिक स्प्लिंटर को बनाने से रोकता है कौन, ये आपके क्या मतलब, ये आपका जो है एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, जब आप केमोथेरेपी कराते हो। तो अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग आल्सो किल ऑल टाइप ऑफ रैपिड डिवीजन सेल इन द बॉडी। अब इससे क्या होता है पता है, कि इस तरह की जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है ना वो मार देती है ऑल टाइप ऑफ रैपिड डिवीजन सेल, जितने भी तरह की जो रैपिड डिवाइडिंग सेल, जो जल्दी जल्दी डिवाइडिंग करती हुई जो सेल होती है ना बॉडी में, उनको भी मार देती है, ठीक है। कॉजिंग साइड इफेक्ट, जिससे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो केमोथेरेपी को साइड इफेक्ट होते हैं जैसे नोशिया, ठीक है, डायरिया, हेयर लॉस, ठीक है, फेट्यूज और डिक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। और डिजीज मतलब बीमारी से लड़ने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिसको भी कैंसर होता है ना वो टकला हो जाता है, ठीक है, उसके हेयर लॉस हो जाते हैं। तो हमने सोचा होगा कि यार कैंसर के कारण होता है, नहीं। जिस भी व्यक्ति को कैंसर होता है ना उसका जो हेयर लॉस होता है ना वो केमोथेरेपी के कारण होता है। वो कैंसर की जो ड्रग्स है, जो वो एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहा है, जो दवाएं ले रहा है ना, उनका साइड इफेक्ट होता है वो, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी, मेरे हिसाब से आपने समझ ली होगी, है ना। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के शिक्षित उद्देश्य एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। प्रमुख कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी स्वामित्व, ऑनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री अनजाने में प्रयोग हुई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल्य लेखक प्रकाशक को जाता है।